हाँ जी, जय हिंद एवरीवन। स्वागत है बच्चे आप सभी का 30 मिनट सीरीज के लेक्चर नंबर 6 में, जिसमें बच्चे आज हम कॉन्सेप्ट ऑफ बजट में करेंगे पार्ट नंबर 2। ठीक है। कल बच्चे मैंने आपको एक वीडियो शेयर करी थी जिसमें मैंने आपको बजट का कॉन्सेप्ट बताया था। ठीक है। उससे रिलेटेड कई सारे टर्म्स बताए थे, उसका क्लासिफिकेशन कैसे होता है वो बताया था। आज उसी के अंदर बच्चे हमारा पार्ट नंबर 2 है। मेनली हमारी ये जो क्लास है ये फोकस्ड होगी डेफिसिट एंड फॉर्मूलाज के ऊपर। ठीक है बच्चे। कल वाले लेक्चर से पहले भी मैंने आपको एक बार कॉन्सेप्ट ऑफ बजट पढ़ाया है, जिसमें मैंने बजट से रिलेटेड कि सर बजट कैसे लाया जाता है, कैसे प्रस्तुत किया जाता है, कैसे पारित होता है, किस हाउस के पास कितनी पावर होती है। ठीक है। पहला बजट कब आया था सर, किस फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट को कितनी बार पेश किया है, हर एक चीज। ठीक है बच्चे। हर एक चीज मैंने आपको बेसिक लेक्चर के अंदर कराई हुई। इस लेक्चर को देखने से पहले कल वाला लेक्चर एंड वो बेसिक लेक्चर जिसकी लिंक आपको कल वाले लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वो प्लीज वो दोनों लेक्चर कंप्लीट करके इस लेक्चर को देखिएगा। तभी आपको चीजें बेहतर तरीके से समझ में आएंगी। ठीक है बच्चे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सर। आज की क्लास में हम कुल इतने टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं। हमारा जो मेन फोकस होगा इट विल बी ऑन डेफिसिट, टाइप्स, प्लस में फॉर्मूला सर। ठीक है बच्चे। चलिए स्टार्ट करते हैं सर। ठीक है। हेडिंग डालिए बच्चे यूनियन बजट। ठीक है सर। हेडिंग डालिए बच्चे यूनियन बजट। एक एक कॉन्सेप्ट को प्लीज ध्यान से समझिएगा। एक भी मिनट आपका ध्यान इधर का उधर हुआ, पूरा का पूरा टॉपिक निकल जाएगा। यूनियन बजट। ठीक है। क्या बच्चे, यूनियन बजट। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ठीक है। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। यूनियन बजट। हाँ जी। कल मैंने आपको बजट के क्लासिफिकेशन के बारे में बताया था। जिस भी बच्चे को याद है प्लीज डू लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। ठीक है। चलिए सर। सर हमारे इसमें दो पार्ट थे। एक था बच्चे इनकम का। ठीक है। कि एक साइड तो सर पैसा आ रहा है, दूसरे साइड सर जो एक्सपेंस हो रहे हैं, यानी कि जहां जहां पे पैसा लग रहा है। ठीक है। चलिए। इनकम में बच्चे मैंने आपको कल पूरा का पूरा इसको खोल के पढ़ाया था, दैट इज ऑन टैक्स एंड नॉन टैक्स। ठीक है बच्चे। ये मैंने आपको कल पूरा का पूरा खोल के पढ़ाया था। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको लेक्चर मिल जाएगा, प्लीज गो एंड वॉच इट। ठीक है बच्चे। चलिए। सर एक्सपेंस में क्या क्या आता है सर, एक्सपेंस में बच्चे क्या क्या आता है सर। नंबर वन, सर जो हमें इंटरेस्ट भरना है, हमें यानी कि सरकार को, ऑन पास्ट लोन्स। ठीक है। ऑन पास्ट लोन्स। ठीक है बच्चे। पॉइंट नंबर टू, पॉइंट नंबर टू सर मैंने आपको कल लिखवाया था सब्सिडी। कुछ याद आ रहा है। पॉइंट नंबर टू बच्चे मैंने आपको कल लिखवाया था सब्सिडी। एंड बच्चे पॉइंट नंबर थ्री सैलरी एंड पेंशन। ठीक है। सरकारी कर्मचारियों को जो सैलरी वगैरह दी जाती है, जो पेंशन वगैरह दी जाती है आफ्टर रिटायरमेंट। ठीक है बच्चे। इतना समझ में आया। बताइए सर, क्या इतना समझ में आया। ये सभी चीजें आपके दिमाग में अच्छे तरीके से बैठ रही होंगी अगर आपने कल का लेक्चर देखा है तो। कल का लेक्चर नहीं देखा है, डायरेक्ट यहाँ पर पैराशूट लैंडिंग की है, तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, मैं पहले ही आपको वार्न कर रहा हूं। ठीक है बच्चे। चलिए। सैलरी और पेंशन देने के लिए ना सरकार बेसिकली पे कमीशन बनाती है। ठीक है। पे कमीशन। ठीक है बच्चे। कितनी सैलरी होगी, कितनी पेंशन होगी, ये सब डिसाइड करने के लिए सरकार एक पे कमीशन बनाती। जो आपकी पहली पे कमीशन बनी थी, उसके चेयरमैन कौन थे बच्चे, वर्धाचार्य सर। ठीक है। वर्धाचार्य सर। एक एक फैक्ट मैं आपको फिर बता रहा हूं, जो भी चीजें मैं इस सीरीज में करवा रहा हूं, एक एक फैक्ट, एक एक स्लाइड आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है। चलिए। वर्धाचार्य सर। उसके बाद बच्चे दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां याद करने की जरूरत नहीं है, आप सातवें का याद रखिएगा। सेवेंथ पे कमीशन के चेयरमैन कौन थे बच्चे, ए के माथुर सर। ठीक है। ए के माथुर सर। एंड एट्थ पे कमीशन अभी आपका बनने वाला है। ठीक है। इन प्रोग्रेस। इसके चेयरमैन बच्चे अभी अनाउंस नहीं हुए।
ठीक है, क्लियर है? इन प्रोग्रेस। तो ये कुछ फैक्ट्स है बच्चे जो आप याद रखेंगे रिलेटेड टू दी पे कमीशन फैक्ट्स। ठीक है, प्लीज इसको याद रखिएगा बच्चे। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहीं पर मैं आपको कुछ जीके के फैक्ट्स लिखवा रहा हूं जो आपको याद रखने हैं रिलेटेड टू दी इकोनॉमिक्स। ठीक है, जो अलग अलग एग्जामिनेशन में कई बार पूछा गया है। सर पॉइंट नंबर 1, एशिया का पहला, ठीक है सर, एशियाज फर्स्ट, एशियाज फर्स्ट एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन कहां पर बना है बच्चे? एशियाज फर्स्ट एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, दैट इज ईपीजेड। एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन बच्चे कहां पर बना है? कहां पर बना है बच्चे? कांडला गुजरात। ठीक है, कांडला गुजरात। आई समझ? कांडला गुजरात। क्लियर है सर इतना? इसको आप प्लीज याद रखेंगे। अब देखो, अभी आपका क्या कहते हैं, कुछ वैकेंसी आई है इन द एग्जामिनेशन ऑफ जीपीएससी, दैट इज गुजरात पब्लिक एंड सर्विस कमीशन। ठीक है बच्चे, बढ़िया वैकेंसी है। मैं आपको जरूर कहूंगा कि प्लीज फॉर्म भरिए। उस स्टेट में जो भी बच्चे उस स्टेट का पीसीएस एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं उनके लिए फैक्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड अदर स्टेट पीसीएस, उनके लिए भी बच्चे फैक्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अलॉन्ग विद दी सीडीएस, सीएपीएफ एंड एनडीए। उसमें भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए सर, ये हो गया आपका पॉइंट नंबर 1। सर पॉइंट नंबर 2, फर्स्ट टाइम हैप्पीनेस इंडेक्स। आई बिलीव कि आपको इसका आंसर पता होना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट टाइम हैप्पीनेस इंडेक्स, फर्स्ट टाइम हैप्पीनेस इंडेक्स बताइए सर। अगर पता है तो प्लीज बताइए कमेंट सेक्शन में। ठीक है, फर्स्ट टाइम हैप्पीनेस इंडेक्स, सर जी भूटान। ठीक है, द आंसर इज भूटान। क्लियर है सर? कुछ और फैक्ट्स लिख लें सर, कुछ और फैक्ट्स लिख लें। चलिए लिखते हैं सर। पहली बार कुछ और फैक्ट्स मैं आपको लिखवा रहा हूं, प्लीज इसको लिखिए। एचडीआई यानी कि सर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात किसने करी थी? किसने करी थी भाई? महबूब उल हक, पाकिस्तान के इकोनॉमिस्ट थे। ठीक है, महबूब उल हक। इंडिया के भी इकोनॉमिस्ट का नाम आता है जैसे अमर्त्य सेन सर वगैरह, बट यहां पर क्योंकि बात पहले की हो रही है तो हम महबूब उल हक सर का नाम याद रखेंगे। ठीक है बच्चे, चलिए उसके बाद बच्चे एसडीजी, दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, इसकी बात बच्चे किसने करी थी? ब्रंटलैंड कमीशन ने, ब्रंटलैंड कमीशन ने। ठीक है बच्चे, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं कमीशन की स्पेलिंग, आप इतने समझदार हो कि पूरा लिख सकते हो। ठीक है बच्चे, ब्रंटलैंड कमीशन। चलिए, अगर आपको इतना कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो सर पार्ट नंबर 1 हमारी आज के क्लास का कंप्लीट हो चुका है। अब चलते हैं सर पार्ट नंबर 2 के ऊपर। ठीक है, पार्ट नंबर 2 है सर कॉन्सेप्ट ऑफ डिस इन्वेस्टमेंट, डिस इन्वेस्टमेंट। ठीक है, डिस इन्वेस्टमेंट, इसको प्लीज ध्यान से समझिएगा। ठीक है, इसको बच्चे प्लीज ध्यान से समझिएगा, बहुत ही ज्यादा आसान है। सपोज दिस इज एलआईसी। एलआईसी का फुल फॉर्म मुझे चाहिए आपसे कमेंट सेक्शन के अंदर। ठीक है, आप लोग अपने डेली लाइफ में सुनते होंगे कि सर इतनी एलआईसी करा ली, इतनी पॉलिसी करा ली। ठीक है बच्चे, एलआईसी का फुल फॉर्म क्या है बच्चे? लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। क्या है बच्चे? लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। चलो, पहले का सिनेरियो क्या था बच्चे? कि सरकार जो है, ठीक है, इसको 100% इसके शेयर होल्ड करती थी। 100% इसके शेयर्स सरकार होल्ड करती थी। ठीक है, आफ्टर बच्चे, यानी बाद में क्या हुआ? बाद में क्या हुआ बच्चे? सुनो, ये 100% आपका गवर्नमेंट होल्ड कर रही। एग्रीड? सर ये 100% आपका गवर्नमेंट होल्ड कर रही है सर। 100% क्या है? शेयर। ठीक है, अब सुनो, ध्यान से सुनना। ये जो आपकी गवर्नमेंट कंपनी है,
ध्यान से सुनना, ये जो बच्चे आपकी गवर्नमेंट कंपनी, ठीक है, जब ये लोगों को यानी कि पीपल को क्या कर दे बच्चे, अपने कुछ शेयर्स बेच दे, शेयर सेलिंग, शेयर सेलिंग, इसी को बच्चे आप क्या कहते हो, डिस इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इसी को बच्चे आप क्या कहते हो, डिस इन्वेस्टमेंट, है ना। सर सिग्निफिकेंस क्या है, ताकि भैया सरकार भी पैसा वैसा कमा सके, कुछ पब्लिक के लिए स्कीम्स वगैरह ला सके। ठीक है, तो आफ्टर की कंडीशन क्या हो गई कि सपोज 5% किसको दे दिया, 5% शेयर दे दिया पीपल को, आप गवर्नमेंट के पास कितना बचा, 95%। इसी कंडीशन को बच्चे आप क्या कह रहे हो, डिस इन्वेस्टमेंट कह रहे हो। ठीक है, इसी कंडीशन को बच्चे आप क्या कह रहे हो, डिस इन्वेस्टमेंट कह रहे हो। आई समझ। चलो, अब इससे रिलेटेड आपको कुछ डेटास देखने हैं जो आपको अपने दिमाग पे रखना। सर 2024 में, किसमें सर, सन 2024 में गवर्नमेंट की एक्सपेक्टेशन क्या थी, किसकी एक्सपेक्टेशन सर, एक्सपेक्टेशंस रिगार्डिंग डिस इन्वेस्टमेंट, कि सर डिस इन्वेस्टमेंट से हमें कितनी कमाई होगी। तो सर ये जो एक्सपेक्टेशन थी ये लगभग कितने की थी, ₹50,000 CR, या इसको मैं के लिख दे रहा हूं, आप लोग को के ज्यादा अच्छे से समझ में आता है, ये चलो पूरा ही लिख दे रहा हूं, ये तो कंफ्यूज हो जाओगे। 15,000 करोड़। लेकिन सर रियलिटी में बच्चे कितना मिला, रियलिटी में बच्चे कितना मिला, सर रियलिटी में मिला लगभग 33,000 करोड़, 33,000 करोड़। ठीक है बच्चे, 33,000 करोड़। ये तो हो गया आपका 2024 का डेटा। सर 2025-26 में, 2025-26 में सरकार की इससे एक्सपेक्टेशन कितनी है, अर्निंग्स फ्रॉम द डिस इन्वेस्टमेंट, व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन। सर ये जो एक्सपेक्टेशन है ये लगभग है कि इस बार सरकार को डिस इन्वेस्टमेंट के थ्रू लगभग 47,000 करोड़ रुपए मिलेंगे। ठीक है बच्चे, 47,000 करोड़ रुपए मिलेंगे। आई बिलीव कि आपको डिस इन्वेस्टमेंट समझ में आ गया होगा, और कुछ जो मैंने आपको फैक्ट्स लिखवाए वो भी आपको क्लियर होंगे। ठीक है बच्चे, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा बच्चे हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अब हम डिस्कस करेंगे सर बजट के, ठीक है, बजट के सर सब टॉपिक कैपिटल, सब टॉपिक कैपिटल। ठीक है, और इसके अंदर बच्चे आपके दो तरीके के सब टॉपिक आएंगे, दैट इज इनकम एंड एक्सपेंस। कल की क्लास में मैंने आपको ये सब डिटेल के साथ पढ़ाया है। ठीक है, इनकम एंड एक्सपेंस, आई समझ। चलो ठीक है बच्चे, बजट सब टॉपिक कैपिटल, सब टॉपिक इनकम, सब टॉपिक एक्सपेंस। अब सबसे पहले बच्चे हम किसका क्या कहते हैं, पूरा का पूरा आप कह सकते हो कि धागा खोलेंगे सर, इनकम का खोलते हैं सर सबसे पहले। ठीक है, चलो सर इनकम किस तरीके से आ रही है। अब बेसिकली देखना हम पढ़ क्या रहे हैं, आपके दिमाग में पूरा का पूरा फ्लो चार्ट चलना चाहिए। बजट, सब टॉपिक कैपिटल, सब टॉपिक है क्या, इनकम एंड एक्सपेंस। उसमें बच्चे हम क्या देख रहे हैं, सब टॉपिक इनकम, यानी कि सर अभी हम क्या देख रहे हैं, बजट, सब टॉपिक कैपिटल, सब टॉपिक इनकम। सर एक इनकम आपकी आती है विदाउट डेप्ट, यानी बिना कर्जा वर्जा लिए। किसकी इनकम सर, आपकी नहीं भैया, सरकार की। ठीक है, सरकार की सर, विदाउट डेप्ट, राइट, जिसको बच्चे आप क्या कहते हो, नॉन डेप्ट कैपिटल, नॉन डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट। ठीक है बच्चे, कैपिटल रिसिप्ट। अब सर ये, चलिए नॉन डेप्ट कैपिटल तो हमें समझ में आ गया, ये रिसिप्ट क्या है, कुछ नहीं बच्चे, इसी की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, इसी की बात कर रहा हूं, आई समझ। चलो, नॉन डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट, ये कहां से आ रहा है बच्चे, बताइए, विदाउट डेप्ट इनकम, इनकम कहां से आ रही है, थ्रू डिस इन्वेस्टमेंट। अभी ऊपर मैंने आपको डिस इन्वेस्टमेंट समझा दिया,
उसका सिग्निफिकेंस क्या है? ताकि सरकार भी थोड़े पैसे उसे कमा सके, उसके पास भी कुछ इनकम आए जो पब्लिक की सेवा में लगा सके। ठीक है, चलिए सर, इतना क्लियर हुआ। इनकम सर एक और किस तरीके से आ सकती है? और किस तरीके से आ सकती है भैया? बाय टेकिंग डेप्ट। यस, बाय टेकिंग डेप्ट, कर्जा लेके। ठीक है, कैसे आ सकती है भैया? कर्जा लेके सर। इंटरनल, यानी कि अपने देश के अंदर सरकार ने लगभग कितना कर्जा ले रखा है? फॉर एग्जाम्पल वी कैन से ₹15 लाख करोड़। ठीक है सर, ₹15 लाख करोड़। एक्सटर्नल यानी कि सर आपका वर्ल्ड बैंक हो गया और जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन एक्सटर्नल, ठीक है, जो पैसा वैसा बांटते रहते हैं, वहां से सर कितना ले रखा है? लगभग ₹2.3 लाख CR। ठीक है, इतना समझ में आया? ठीक है बच्चे, इतना समझ में आया क्या? दिस इज, इसको हम क्या कह रहे हैं? नॉन डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट। जो सर हमें समझ में आ गया कि डिस इन्वेस्टमेंट के थ्रू आ रही है। इसका सोर्स क्या है बच्चे? डिस इन्वेस्टमेंट, डिस इन्वेस्टमेंट। लेकिन सर ये जो डेप्ट में इंटरनल और एक्सटर्नल है, चलिए सर एक्सटर्नल भी एक बार हमें समझ में आ गया कि ठीक है सर, बाहर के देशों से। ठीक है, सपोज हमने वर्ल्ड बैंक से लोन वगैरह ले लिया, वहां से आ रहा है, ठीक है सर, समझ में आ गया। लेकिन सर ये इंटरनल क्या है? इंटरनल का सोर्स क्या है? ये इंटरनल डेप्ट का सोर्स क्या है? सरकार अपने देश में कहां कहां से डेप्ट ले रही है, कहां कहां से पैसे ले रही है? आप सुनो ध्यान से। ठीक है, अब बच्चे आप सुनो ध्यान से। एक बार मैं वापस एक फ्लो चार्ट बना रहा हूं, उसको प्लीज ध्यान से देखना। सर बजट, सब टॉपिक इनकम, है ना, सब टॉपिक कैपिटल के अंदर सब टॉपिक इनकम, इनकम के अंदर बच्चे सब टॉपिक डेप्ट, डेप्ट के अंदर बच्चे सब टॉपिक इंटरनल। ठीक है, आप सुनो, तो ये हम पूरा देखने वाले हैं। अल्टीमेटली बच्चे हमारा फोकस कहां पे? इस इंटरनल के ऊपर, कि सर इसके सोर्स क्या क्या है। ठीक है सर, इसके सोर्स क्या क्या है, कहां से आ रहे हैं? अब सुनिए सर, सबसे पहला जो आपका सोर्स है, इट इज स्मॉल सेविंग्स। ठीक है, स्मॉल सेविंग से भी पहले आप ये चीजें समझो कि अगर सरकार लंबे समय के लिए पैसे ले रही, लॉन्ग टर्म यानी कि 1 साल या उससे ज्यादा, तो उसके पास बच्चे दो तरीके हैं, या वो दो तरीकों से पैसे उठाती है। एक तो सर पुअर पीपल से, या फिर लोअर मिडिल क्लास दैट इज LMC, या फिर हायर मिडिल क्लास दैट इज HMC। आई समझ? सर ये लोग क्या करते हैं? ये लोग अपने पैसे कहां पर जमा करते हैं? सर ये लोग अपने पैसे स्मॉल अकाउंट्स में जमा करते हैं, छोटा मोटा अकाउंट खुलवा देते हैं, वहां पे अपने पैसे भैया जमा करते हैं। ठीक है सर, स्मॉल अकाउंट से समझ में नहीं आया, फॉर एक एग्जाम्पल अगर मिल जाता तो मजा आ जाता। लो भैया, फॉर एग्जाम्पल आप इसमें लिख सकते हो PPF, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। ठीक है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड दैट इज PPF। सर एक और एग्जाम्पल, लो भाई एक और एग्जाम्पल आप लिख सकते हो। ठीक है, यहां पर आप एक स्कीम का नाम याद कर सकते हो, दैट इज सुकन्या समृद्धि। ठीक है, कि अगर आपकी कोई डॉटर वगैरह है तो उसके खाते में आप कुछ पैसे वगैरह जमा करवाओ, सुकन्या समृद्धि। सरकार यहां से पैसे उठा सकती है, लोन पे ले रही है। ठीक है, आपका हक नहीं मार रही है, लोन पे ले रही है। ठीक है बच्चे, लोन पे ले रही है। ओके सर, इसमें पॉइंट नंबर 3 आप लिख सकते हो किसान विकास पत्र। अब देखो, इन सब स्कीम के ऊपर मैं डिटेल में चर्चा करने नहीं बैठूंगा, नहीं तो 4-5 घंटे इसी में लग जाएंगे। किसान विकास पत्र,
स्कीम्स वाली आप मेरी हैंडआउट्स जाके देख लेना, जो भी इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं वो सब की सब मैंने वहां पर आपके लिए ऑलरेडी डाल दी है। ठीक है, चौथा बच्चे आप क्या लिख सकते हो, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट आई समझ, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। ठीक है बच्चे, तो ये तो आपके कुछ सोर्सेस हो गए जो सरकार पुअर या फिर लोअर मिडिल क्लास या फिर हायर मिडिल क्लास से पैसे ले रही, डेप्ट पर। ठीक है बच्चे, डेप्ट पर याद रखना, यहाँ पे मैंने वर्ड लिखा हुआ है डेप्ट। ओके, अब सुनो, और किस तरीके से ले सकती है सर, कैपिटल मार्केट में अपने इंस्ट्रूमेंट्स डालकर। कैपिटल मार्केट में बच्चे अपने इंस्ट्रूमेंट्स डालकर। सर व्हाट डू यू मीन बाय इंस्ट्रूमेंट्स, कुछ एग्जांपल्स दिखा रहा हूं, उसको प्लीज ध्यान से देखिए। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट्स, फॉर एग्जांपल सर, पॉइंट नंबर 1। ठीक है, पॉइंट नंबर 1 फॉर एग्जांपल आप इसमें देख सकते हो गवर्नमेंट सिक्योरिटी, कि कुछ भैया आप हमें मनी वगैरह दो, कुछ पैसा वगैरह दो, उसके बदले गवर्नमेंट आपको सिक्योरिटी वगैरह देगी उस पर्टिकुलर पैसे पे, ऐसा नहीं कि आपके पीछे एनएसडी लगा देगी। ठीक है, सेकेंड सर, सॉवरेन बॉन्ड्स, इसमें बच्चे आपका ग्रीन बॉन्ड आता है। ठीक है, ग्रीन बॉन्ड आता है बच्चे आपका, इसमें आपका गोल्ड बॉन्ड आता है, किस बॉन्ड के बदले में आप जो है सरकार को कुछ पैसे डेप्ट पे दो, बदले में सरकार आपको कुछ ना कुछ मुनाफा देगी। ठीक है बच्चे, एलआईसी भी आपका इसी में आता है, कैपिटल मार्केट में। ठीक है, एलआईसी वगैरह। तो ये सर आपके कुछ सोर्सेस हो गए, राइट, ये बच्चे आपके कुछ सोर्सेस हो गए कैपिटल मार्केट में इंस्ट्रूमेंट लगाने के। अच्छा सर ये तो ठीक है, ये तो हमने बात कर ली लॉन्ग टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म के लिए बच्चे कहां से लेंगे, इसमें एक आख एग्जांपल आप याद कर सकते हो। शॉर्ट टर्म यानी कि सर अगर मान लीजिए 1 साल या उससे कम के लिए लेना हो, छोटे समय के लिए लेना हो, तो कहां से लेंगे सर, कैश मैनेजमेंट बिल से ले लेंगे। कैश मैनेजमेंट बिल, मैनेजमेंट की स्पेलिंग प्लीज पूरी लिख लेना सर। ट्रेजरी बिल से ले लेंगे, ट्रेजरी बिल से ले लेंगे सर। ठीक है बच्चे, ट्रेजरी बिल से ले लेंगे। तो ये बच्चे आप कुछ एग्जांपल याद कर सकते हो फॉर दी शॉर्ट टर्म, अगर गवर्नमेंट को डेप्ट चाहिए तो वो कहां कहां से ले सकती है। ठीक है बच्चे, समझ में आ गया। अब सपोज आम आदमी ने, कॉमन मैन, जस्ट गिव मी अ सेकंड, हाँ, कॉमन मैन, सर इसने अपना कुछ पैसा यानी कि मनी, इसको इसी तरीके से समझो तभी समझ में आएगा, बैंक में डाला, बैंक के सेविंग अकाउंट में डाला, बैंक के सेविंग अकाउंट में डाला सर। ठीक है बच्चे, समझ में आ गया। अब जो आपके बैंक्स हैं, ठीक है, जो बच्चे आपके बैंक्स हैं, उन बैंक्स को इस पर्टिकुलर डिपॉजिट पे, ऑन दिस डिपॉजिट, ऑन दिस डिपॉजिट, अब डिपॉजिट का क्या मतलब है सर, इस आम आदमी ने जो बैंक में सेविंग अकाउंट में अपना पैसा डाला है, जो पैसा डिपॉजिट किया, ठीक है, उस पे भैया बैंक को भी कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, सम इन्वेस्टमेंट। ठीक है, किसमें सर, इन लिक्विड एसेट्स, इन लिक्विड एसेट्स। ठीक है, एंड भैया इसी को क्या कहते हैं, स्टैचुअरी लिक्विड रेशियो। इसी को बच्चे क्या कहते हैं, स्टैचुअरी लिक्विड रेशियो। यानी कि सर एक कॉमन मैन ने, एक कॉमन बंदे ने सर, आम आदमी ने अपना पैसा बैंक में डाला इन दी सेविंग अकाउंट, तो बैंक को सर उस पर कुछ ना कुछ, वो जो उसका डिपॉजिट है, कुछ ना कुछ सर उस पर इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी इन लिक्विड एसेट्स। ठीक है, लिक्विड एसेट्स में यही बच्चे आपका क्या होता है, यही तो होता है सर आपका स्टैचुअरी लिक्विड रेशियो। अब यहां पर मुझे पता है कुछ बच्चों को दिक्कत हो रही होगी लिक्विड एसेट से, तो मैं आपसे ये चाहूंगा कि आप इस टर्म के ऊपर थोड़ा सा रिसर्च करें एंड मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर से बताएं।
जब आप रिसर्च करोगे तो आपको कई सारी चीजें नई भी पता चलेंगी। ठीक है बच्चे, कुछ चीजें आपको नई भी पता चलेंगी। एंड ये आदत मैंने सीखी है ऑनरेबल मेजर जनरल डॉक्टर यशमोर सर से। एक बार मैंने सर से एक क्वेश्चन पूछा इन दी कमेंट सेक्शन। सर ने मुझसे कहा कि इसको रिसर्च करो एंड डू लेट मी नो द आंसर। तो भाई मेरे अंदर थोड़ी सी उत्सुकता आई, मैंने रिसर्च करना चालू किया एंड मुझे तीन चार और नई चीजें पता चली। ठीक है, मुझे तीन चार और नई चीजें पता चली और बाद में मैंने सर को बताया भी वो सभी चीजें। ठीक है बच्चे, तो इस तरीके से अगर आप करोगे तो मुझे भी बहुत ज्यादा खुशी होगी। चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं। स्टैचुअरी लिक्विड रेशियो का कॉन्सेप्ट क्या क्लियर है? स्टैचुअरी लिक्विड रेशियो का कॉन्सेप्ट क्या हर एक बच्चे का क्लियर है भाई? बताइए सर, स्टैचुअरी लिक्विड रेशियो का कॉन्सेप्ट क्या हर एक बच्चे का क्लियर है? एवरीवन क्लियर है सर? आगे बढ़े क्या? चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आप हेडिंग डाल लो आज के क्लास के सबसे मेन टॉपिक के ऊपर, दैट इज डेफिसिट। दैट इज डेफिसिट। अच्छा, बीच बीच में हो सकता है ना मेरी आवाज थोड़ी सी ब्रेक हो जाती हो, तो आप लोग प्लीज परेशान मत हुआ करो, क्योंकि जहां पर मैं रहता हूं ना वहां पे नेटवर्क कनेक्शन इतना अच्छा नहीं। सर इनकम किसकी इनकम सर? अरे भैया गवर्नमेंट की। ठीक है, यहां पर आपकी इनकम की बात थोड़ी ना करूंगा। कितनी है बच्चे? सपोज ₹35। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, इतनी है नहीं। ठीक है, इससे बहुत ज्यादा है। ठीक है, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल मैं छोटा आंकड़ा ले रहा हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, जिसकी मैथ्स मेरी तरह एकदम वीक है उसको भी चीजें समझ में आए। लेकिन सर एक्सपेंस कितना है? एक्सपेंस कितना है बच्चे? एक्सपेंस है सर ₹50 का, ₹50 का। ठीक है, इनकम है सर ₹35, एक्सपेंस है सर ₹50 का। तो यहां पर आपको डिफरेंस कितना देखने को मिल रहा है? घाटा कितना देखने को मिल रहा है? डेफिसिट मतलब क्या होता है? घाटा। ठीक है बच्चे, घाटा। तो यहां पर बच्चे आपको डेफिसिट कितने रुपए का देखने को मिल रहा है? व्हाट इज द डेफिसिट हियर? सर एक्सपेंस है ₹50, इनकम है सर ₹35, यानी कि ₹15 ज्यादा लग रहे हैं सर। डेफिसिट कितना हो गया? ₹15। यही बच्चे आपका डेफिसिट। अब सुनो, अब ध्यान से सुनना। सर इस ₹15 की हम भरपाई कैसे कर सकते हैं? भरपाई कैसे हम इस ₹15 को लेकर आ सकते हैं? ठीक है, अब कुछ यहां पर दिमाग वाले बंदे खड़े होंगे एंड कहेंगे सर, पॉइंट नंबर 1, आरबीआई को हम कहते हैं कि पैसा छाप दो भैया। क्या कह दो? मनी छाप दो, जो कि बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, बिल्कुल ही सर गलत है। मैं यहां पे क्रॉस लगा रहा हूं, ब्रैकेट में लिख भी रहा हूं, रॉन्ग। आप आरबीआई को ऐसा नहीं बोल सकते, रीजन सुन। क्यों नहीं बोल सकते? आरबीआई ने सपोज छाप दिया तो गवर्नमेंट के पास तो पैसा आ जाएगा। गवर्नमेंट के पास क्या आ जाएगा बच्चे? पैसा आ जाएगा। ठीक है, गवर्नमेंट के पास क्या आ जाएगा बच्चे? पैसा आ जाएगा। भाई समझ, गवर्नमेंट के पास क्या आ जाएगा सर? पैसा आ जाएगा। बट जो आपके मार्केट हैं, पैसे के साथ साथ मार्केट में प्रोडक्शन थोड़ी ना बढ़ी। ठीक है, मार्केट में जो प्रोडक्शन चल रही है, जो बच्चे प्रोडक्शन चल रही है, प्रोडक्शन क्या है सर? रिमेन सेम, उतनी ही है। ध्यान से समझना, रिमेन सेम, उतनी है कि नहीं? तो सर जब गवर्नमेंट के पास पैसा ज्यादा आ जाएगा, प्रोडक्शन उतनी है, तो अल्टीमेटली प्रोडक्शन एंड सप्लाई में क्या हो जाएगा? डिसबैलेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चे? डिसबैलेंस हो जाएगा। डिसबैलेंस हो जाएगा। और इससे क्या होगा? इससे क्या होगा सर? महंगाई बढ़ेगी। ठीक है बच्चे, इन्फ्लेशन आएगी। आई समझ? अब जैसे इन्फ्लेशन नहीं पता, प्लीज मेरे बेसिक
लेक्चर्स जाकर देखिए, प्लेलिस्ट इसी चैनल के ऊपर आपको मिल जाएगी। ठीक है बच्चे, इन्फ्लेशन वहां मैंने 2 क्लास ली है, बिल्कुल डिटेल के साथ इन्फ्लेशन एंड टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन के ऊपर चर्चा करी। चलिए सर, तो यानी कि ये काम तो नहीं कर सकते, आरबीआई को ये नहीं बोल सकते कि मनी छाप दो। ओके, अब कुछ बुद्धिजीवी लोग खड़े हो जाएंगे, कहेंगे सर मनी नहीं छाप सकते लेकिन टैक्स तो बढ़ा सकते हैं। क्या कर सकते हैं सर? टैक्स बढ़ा देते हैं। तो मैं उनको फिर कहूंगा कि आप कल का लेक्चर जाकर देखिए, जैसे ही आप टैक्स बढ़ाओगे इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/GDP। 1/GDP सर। टैक्स अगर आप बढ़ाओगे तो कहीं ना कहीं आपको जीडीपी में नुकसान देखने को मिले। ठीक है, यहां पर बच्चे मैंने आपको लैफर कर्व का एग्जांपल भी दिया था। लैफर कर्व का भी एग्जांपल मैंने आपको दिया था। लाइन क्या थी सर हमारी? टैक्स मल्टीप्लायर एज अ नेगेटिव मल्टीप्लायर। ठीक है, टैक्स मल्टीप्लायर एज अ नेगेटिव मल्टीप्लायर। चलिए सर, तो अल्टीमेटली सर हमारे पास सोल्यूशन क्या है? अल्टीमेटली सर हमारे पास सॉल्यूशन क्या है, रास्ता क्या है? व्हाट इज द सॉल्यूशन? सर सॉल्यूशन है, अब आपको कर्जा लेना पड़ेगा। डेप्ट, डेप्ट ले लो भाई। ठीक है, डेप्ट लेना पड़ेगा सर आपको। ठीक है बच्चे, जिसको इकोनॉमिक्स की भाषा में क्या कहते हैं भैया? डेफिसिट, डेफिसिट फाइनेंसिंग। डेफिसिट फाइनेंसिंग क्यों? क्योंकि सर आपका जो घाटा हुआ है उसको भरने के लिए आपने क्या किया है? मदद ली है, पैसों की मदद ली है। पैसों की मदद को क्या कहते हैं बच्चे? फाइनेंसिंग। और डेफिसिट मतलब जो आपका घाटा है आपने उसको भरने के लिए मदद ली है। तो जो बच्चे आपने डेप्ट ली है, ठीक है, जो आपने बच्चे डेप्ट ली अपने घाटे को भरने के लिए, उसको आप टेक्निकल भाषा में क्या कह रहे हो? डेफिसिट फाइनेंसिंग। ठीक है बच्चे, डेफिसिट फाइनेंसिंग। अच्छा, ये कितने रुपए के लिए ली है सर? ₹15। तो ये जो ₹15 है ना बच्चे, यही आपका हो जाएगा फिजिकल डेफिसिट। हिंदी मीडियम बच्चे, राजकोषीय घाटा। ठीक है, राजकोषीय घाटा। कितने का घाटा हो रहा है भाई? सपोज ₹15 का हो रहा है, तो फिजिकल डेफिसिट, ये क्या है बच्चे? आपका फिजिकल डेफिसिट। कितने का हो रहा है सर? फिजिकल वर्ड आ जाएगा, राजकोषीय घाटा, फिजिकल डेफिसिट। सर अगर सिर्फ डेप्ट लिया है, आपको आंकड़ा नहीं बताया है, तो वहां पर टर्म क्या यूज होगा? डेफिसिट फाइनेंसिंग। कौन सा टर्म यूज होगा बच्चे? डेफिसिट फाइनेंसिंग। अब देखो, ये जो मैंने आपको ऊपर डेटा बताया ना, ₹15, ₹35, ₹50, ये एक्चुअली लाख करोड़ में होता है। 35 लाख करोड़, 50 लाख करोड़, 15 लाख करोड़। हालांकि ये सारी चीजें मैं आपको यहाँ पर नहीं बता रहा हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, बाकी इसको आप अपने साइड से लाख और करोड़ में मान के चल सकते हो। 35 लाख करोड़, 50 लाख करोड़, 10 लाख करोड़, 15 लाख करोड़, एक्सेट्रा। तो मुझे बताओ, क्या डेफिसिट समझ में आया? यहां पर बच्चे मैंने आपको दो टर्म बताए हैं। पहला है सर आपका डेफिसिट फाइनेंसिंग, एंड दूसरा बच्चे आपका फिजिकल डेफिसिट। तो होप आपको फिजिकल डेफिसिट समझ में आ गया हो। सर हम डेप्ट ले रहे हैं, उसको हम क्या कहेंगे? डेफिसिट फाइनेंसिंग। कितने का डेप्ट ले रहे हैं सर? ₹15 का ले रहे हैं या फिर 15 लाख करोड़ का ले रहे हैं, उसको क्या कहेंगे बच्चे? फिजिकल डेफिसिट। उसको क्या कहेंगे बच्चे? फिजिकल डेफिसिट। आई समझ? इतना समझ में आ गया भैया? बताइए सर, क्या आपको इतना समझ में आ गया? अगर इतना समझ में आ गया तो मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ और आपको कुछ और कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। ठीक है, कुछ और कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाता हूँ। चलो सर, चर्चा हो रही है बजट के ऊपर। चर्चा हो रही है बच्चे बजट के ऊपर। ठीक है, चर्चा किसके ऊपर हो रही है सर? बजट के ऊपर। बजट में भी सर सब टॉपिक रेवेन्यू, इसमें भी सर सब टॉपिक खुलेंगे, दैट इज इनकम एंड एक्सपेंस। ध्यान से समझना, बहुत ही बेहतरीन चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। इनकम एंड एक्सपेंस। फिर सर बजट में सब पार्ट कैपिटल। कैपिटल के दो सब पार्ट निकलेंगे, दैट इज दो सब टॉपिक निकलेंगे, इनकम एंड एक्सपेंस। इनकम एंड एक्सपेंस। ठीक है बच्चे, इतना क्लियर है?
सर बजट के सब पार्ट रेवेन्यू सब टॉपिक इनकम में कितनी इनकम हमें देखने को मिल रही है? सपोज ₹34 की। मैं छोटे छोटे नंबर ले रहा हूं ताकि आपके दिमाग में चीजें बैठ जाए, बाकी आपको कितना भी बड़ा नंबर लेना है ले लो। ठीक है सर, बजट सब टॉपिक रेवेन्यू सब पार्ट एक्सपेंस कितना है भैया? सपोज ₹39। सर कैपिटल में बजट सब टॉपिक कैपिटल सब पार्ट इनकम ₹16। बजट सब टॉपिक कैपिटल सब पार्ट एक्सपेंस कितना भैया? ₹11। ठीक है, अब सुनो, टोटल इनकम कितनी हो गई? टोटल इनकम में क्या करना है सर? बजट सब पार्ट रेवेन्यू की इनकम को प्लस बजट सब पार्ट कैपिटल सब टॉपिक इनकम जोड़ दो। नहीं समझ में आया? अरे भैया टोटल इनकम में जोड़ दो ना, ये वाला प्लस ये वाला। ठीक है, ऊपर वाला अपने हिसाब से देख लेना। 34 + 16 कितना हो गया? ये कितना हो गया भाई? 34 + 16 ₹50। ठीक है सर, टोटल एक्सपेंस, टोटल एक्सपेंस कितना हो गया भाई? 39 प्लस उधर कितना है? 11। कितना हो गया ये? सर ये भी हो गया ₹50। ठीक है, तो बजट डेफिसिट कितना आ गया? अब बजट डेफिसिट मतलब बात किसकी चल रही है यहां पर? बजट की। इसमें घाटा कितना है? सर जो आपका बजट डेफिसिट है ना, वो तो सर आ गया 0, क्योंकि सर ये भी बराबर हो गया, ये भी बराबर हो गया, तो बजट डेफिसिट तो कुछ है ही नहीं, = 0। आप ध्यान से समझना, यहीं पर, यहीं से यूपीएससी गेम खेलती है। आप ऊपर ऊपर से चीजों को पढ़ के चले जाते हो, नीचे नीचे की चीजें आपको पता ही नहीं होती। ध्यान से सुनना, ये जो ₹16 है, ठीक है, ये जो ₹16 है, यानी कि बच्चे मैं बात कर रहा हूं बजट, बजट सब टॉपिक कैपिटल, कैपिटल का सब पार्ट इनकम। कितने की भाई? ये ₹16 की। ऊपर बच्चे हमने क्या देखा कि यहां पर तो यार ₹15 का घाटा हो रहा है। ठीक है, यहां पर तो सर ₹15 का घाटा हो रहा है, यानी कि ये ₹15 के घाटे को पूरा करने के लिए इस ₹16 में से क्या मैं कह सकता हूं कि डेप्ट, या फिर जो मनी सरकार ने ली है वो लगभग ₹15 ली है। यानी ये जो हमें ₹16 दिख रहा है वो एक्चुअल में क्या है? सर उसमें से ₹15 तो, उसमें से सर ₹15 तो कर्जा लिया गया है। ₹15 तो सर कर्जा लिया गया है, यानी कि सर आपका जो फिजिकल डेफिसिट है वो क्या हो जाएगा भाई? आपका जो फिजिकल डेफिसिट है वो क्या हो जाएगा भैया? बताइए सर, फिजिकल डेफिसिट कितना हो जाएगा? ₹15। अभी भी नहीं समझ में आया तो एक बार वापस से मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, ध्यान से समझना। ठीक है बच्चे, ध्यान से समझना। एक बक्सा मैं इधर साइड बना रहा हूं, एक बक्सा मैं इधर साइड बना रहा हूं। ये क्या बन गया? डिलीट। ये क्या गया भाई? जस्ट गिव मी अ सेकंड प्लीज। ओ नो, ओ नो, ओ नो। चलिए, कोई नहीं। ठीक है, तो सर फिजिकल डेफिसिट आपका कितना आ गया? ₹15। मानते हो इस बात को? अब एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझो, एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझो प्लीज। सपोज यहां पर बच्चे मेरे पास कितना है? ₹50। ठीक है, यहां पर बच्चे मेरे पास कितना है? ₹50। यहां पर बच्चे मेरी कमाई हो रही है, एक बार हो गई ₹10 की, मैंने डाल दिया, ₹20 की मैंने डाल दिया, वापस ₹10 की हो गई, मैंने डाल दिया। लेकिन अब मेरे पास ₹10 कम पड़ रहे हैं। अब बच्चे मेरे पास ₹10 कम पड़ रहे हैं तो मैं क्या करूंगा? ठीक है, मैं ₹10 डाल दूंगा कर्जा लेके। ये जो वॉयलेट वाला ये मेरा क्या हो गया?
ये जो वॉयलेट वाला है बच्चे मेरा क्या हो गया, डेप्ट हो गया सर। तो अब मुझे यहां पर क्या देखने को मिल रहा है, यहां पर बच्चे मुझे देखने को मिल रहा है कि जो हमारा बजट डेफिसिट है वो तो जीरो है, इट इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, बजट डेफिसिट जीरो होने का मतलब जो आपका बजट है इट इज बैलेंस्ड, बैलेंस्ड बजट, बैलेंस्ड बजट। ठीक है, बैलेंस्ड बजट। ठीक है, बजट डेफिसिट तो बच्चे हमें जीरो दिख रहा है, बट क्या हमें अंदर की बात पता चल रही है, क्या बच्चे हमें अंदर की बात पता चल रही है कि नहीं सर, ये जो 10 रुपए है ना, ये तो डेप्ट है, ये तो कर्जे वाला है। ठीक है, आई समझ इतना, बताओ सर, इतना समझ में आया? तो सर ये जो 10 रुपए आपने बोरो किया है ना, ये जो 10 रुपए आपने डेप्ट पे लिया है ना, ये आपका क्या हो जाएगा, फिजिकल डेफिसिट। क्या हो जाएगा भैया आपका, फिजिकल डेफिसिट। अब इसमें कुछ चीजें याद कर लो, अगर मैं इसको जीडीपी से कंपेयर करूं, कंपेरेंस टू जीडीपी, तो जीडीपी का फिजिकल डेफिसिट कितना परसेंट है, जीडीपी के 4.4% है भाई, ये 4.4%। जीडीपी का 4.4% क्या है भैया, फिजिकल डेफिसिट। आई समझ? 2025-26 में यहां पे लिख रहा हूं मैं, फिजिकल डेफिसिट में भैया 2025-26 में अनुमान क्या लगाया गया है, आंकड़ा क्या लगाया गया है सर, लगभग फिजिकल डेफिसिट हमारा कितने का होगा, 15 लाख सीआर, दैट इज 15 लाख करोड़। क्या होगा भाई, फिजिकल डेफिसिट। ठीक है, फिजिकल डेफिसिट। बताइए सर, आई समझ, इतना क्लियर हुआ, इतना क्लियर हुआ सर? चलो, यहां पर आप बेसिकली आप बजट डेफिसिट एंड फिजिकल डेफिसिट का लिख लो फॉर्मूला। ठीक है, फॉर्मूलास, फॉर्मूलास, पॉइंट नंबर 1। ठीक है, पॉइंट नंबर 1, चलिए सर लिखना शुरू करें, लिखना शुरू करें बच्चे। चलिए सर, बजट डेफिसिट का फॉर्मूला क्या होगा, बजट डेफिसिट, एनीवन? अभी तो लिखवाया था, टोटल एक्सपेंडिचर, या फिर आप इसको टोटल एक्सपेंस भी लिख सकते हो, टोटल एक्सपेंस माइनस कर दो उसमें से टोटल रेवेन्यू। अब याद रखना यहां पर रेवेन्यू का मतलब, वो बजट वाली खिचड़ी में उसको मिक्स मत करना कि सर बजट का सब पार्ट है रेवेन्यू, नहीं। यहां पर रेवेन्यू से मेरा क्या मतलब है, यहां पर बच्चे रेवेन्यू से मेरा मतलब है इनकम। ठीक है, यहां पे बच्चे रेवेन्यू से मेरा क्या मतलब है सर, यहां पे बच्चे रेवेन्यू से मेरा मतलब है इनकम। आई समझ? तो सर फॉर्मूला क्या बन गया, टोटल एक्सपेंस माइनस टोटल रेवेन्यू। एक्सपेंस को बच्चे आप एक्सपेंडिचर भी लिख सकते हो। ठीक है, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू, यहां रेवेन्यू से मेरा क्या मतलब है बच्चे, इनकम। देन सर फॉर्मूला फॉर फिजिकल डेफिसिट, ये सभी चीजें इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में डायरेक्ट आती हैं, और ये कोर कॉन्सेप्ट है इकोनॉमी के। ठीक है, कोई रात में 2 बजे आपको जगा के भी पूछे ना, तो आपको ये सारी चीजें पता होना चाहिए। चलिए सर, फिजिकल डेफिसिट, ध्यान से सुनो, जो आपका बजट डेफिसिट है, जो बच्चे आपका बजट डेफिसिट है, उसमें जोड़ दो, क्या जोड़ना है सर, जो भी गवर्नमेंट ने पैसा बाहर से उठाया है, गवर्नमेंट की जो भी बोरोइंग है, जो उन्होंने बाजार से उठाई है, गवर्नमेंट मार्केट्स बोरोइंग, बोरोइंग को आप डेप्ट भी यूज कर सकते हो, बोरोइंग, या फिर एंड लिएबिलिटीज, कहने का मतलब है जो भी उन्होंने पैसे वगैरह उठाए हैं उसको जोड़ दो। आई समझ? बताइए सर, क्लियर है इतना? इसका फॉर्मूला क्या हो गया सर, बजट डेफिसिट प्लस में गवर्नमेंट ने मार्केट से जो भी आपकी बोरोइंग वगैरह ली है, जो भी लायबिलिटीज ली। इतना क्लियर है क्या? बताइए सर, इतना क्लियर है क्या एवरीवन? डन विद दिस? हाँ जी, एवरीवन डन विद दिस? अब यहां से मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, इसको प्लीज करके एक बार देख लेना।
सीडीएस का पेपर उठाना 2021 पेपर नंबर 1, 2021 पेपर नंबर 1, उसमें आपको फिजिकल डेफिसिट से रिलेटेड एक क्वेश्चन मिलेगा, आसान सा सवाल है, उसको प्लीज कर लेना। ठीक है, साथ ही साथ यूपीएससी सीएपीएफ 2024 का पेपर उठा के देखना। बच्चे कह रहे थे सर पेपर है ना बड़ा चैलेंजिंग आया था, बड़ा टफ आया था, एक बार जरा पेपर उठा के देखना है, उसके इकोनॉमी के क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखना, जितना भी अभी तक आपने मुझसे पढ़ा है। ठीक है बच्चे, चलिए आगे बढ़े सर, बताइए सर, आगे बढ़े। चलो, यहां पर आप एक इंपॉर्टेंट ग्राफ देखिए, इस ग्राफ के थ्रू मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूं। ठीक है सर, कोरोना के टाइम पे क्या हुआ था सर, कि जो आपका जो फिजिकल डेफिसिट है, ठीक है, उसका ग्राफ कुछ आपको इस तरीके से देखने को मिला था कि सर पहले तो बहुत ज्यादा बढ़ रहा था, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे आपका समय बीतता गया, ये ग्राफ आपका नीचे आता गया। ठीक है, ये ग्राफ बच्चे आपका नीचे आता गया। तो ये ग्राफ आप रफली भी याद कर सकते हो। कॉन्सेप्ट क्या है सर, इस चीज को कहते क्या है? सबसे पहले तो ये ग्राफ किस चीज का है सर? फिजिकल डेफिसिट। ये ब्लू वाली जो लाइन है हमें फिजिकल डेफिसिट दिखा रही है, राजकोषीय घाटा दिखा रही है। ठीक है, और इस ग्राफ को आप क्या कह सकते हो सर? फिजिकल ग्लाइड। ग्लाइड मतलब सर पहले ऊपर जा रहा है फिर नीचे आ रहा है। ठीक है सर, इतना समझ में आया? तो सर फिजिकल ग्लाइड का कॉन्सेप्ट भी आप बाय ग्राफ याद रखेंगे, बाय ग्राफ आप याद रखेंगे, ग्राफ आपसे इसका पूछा जा सकता है। ठीक है, बाय ग्राफ आप ये चीजें याद रखेंगे सर। क्लियर है इतना? बताइए सर, क्या हर एक बच्चे को इतना क्लियर है? अगर इतना क्लियर है सर, तो अब हम चल सकते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइमरी डेफिसिट के ऊपर। कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइमरी डेफिसिट के ऊपर, प्राइमरी डेफिसिट, कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइमरी डेफिसिट। चलिए बच्चे इसको देखते हैं। ठीक है, इसको देखते हैं सर, ध्यान से समझना। ठीक है बच्चे, ध्यान से समझना। सर आपका जो फिजिकल डेफिसिट है, आपका जो फिजिकल डेफिसिट है, ठीक है, उसमें से माइनस कर दो। क्या माइनस करना है सर? जो भी गवर्नमेंट को इंटरेस्ट भरना है ऑन पास्ट लोन्स, जो भी भैया गवर्नमेंट को इंटरेस्ट भरना है ऑन पास्ट लोन्स, यही बच्चे आपका क्या होता है? प्राइमरी डेफिसिट होता है। ठीक है, यही बच्चे आपका क्या होता है? प्राइमरी डेफिसिट होता है। आई समझ? अब सुनो, ये बेसिकली एक तरीके का बेवकूफ बनाने वाला मेथड है ना? हालांकि हमें तो एग्जाम पास करना है तो हम तो याद करके पास कर लेंगे, बट देखो गवर्नमेंट इससे बेवकूफ कैसे बनाती है। सपोज आपका फिजिकल डेफिसिट है सर 15, ठीक है, अब इसके आगे आप लगा लेना ₹15 लाख करोड़, मैं आपको समझाने के लिए शॉर्ट वैल्यूज ले रहा हूं। और इंटरेस्ट सर आपको कितना भरना है? लगभग 12 लाख करोड़। तो सर अल्टीमेटली आपकी जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई? 3 लाख करोड़। ठीक है, कितनी आ गई सर? 3 लाख करोड़। यहां मैं लिख ही देता हूं, नहीं तो आप लोग कहोगे कि, है ना, आप लोग को भी भाई नखड़े इतने ना, क्यों भैया? बेटे, नखड़े कम करो बेटे। चलिए सर 12 लाख करोड़, कितना आ गया? 3 लाख करोड़। 15 में से 12 माइनस किया तो 3 आएगा। 3 लाख करोड़, ये क्या आ गया बच्चे? आपका प्राइमरी डेफिसिट। अब देखो गवर्नमेंट इससे बेवकूफ कैसे बनाती है। वो पता है क्या कहेंगी कि ना सर, फिजिकल डेफिसिट मतलब कि सर हमने कितना उधार ले रखा है, राजकोषीय हमारा घाटा कितना है। ना सर जी, हम अपने घाटे को पूरा करने के लिए कितना उधार ले रहे हैं, इट्स कॉल्ड एज फिजिकल डेफिसिट। तो गवर्नमेंट कहेगी यार हमारा घाटा ज्यादा है ही नहीं, हमारा घाटा ज्यादा है ही नहीं, पुरानी सरकारों का लोन ज्यादा है। पुरानी सरकारों का बच्चे लोन ज्यादा है। वो क्या करेंगी? पुरानी गवर्नमेंट के नाम पे बिल फाड़ देंगे। ठीक है, पुरानी गवर्नमेंट के नाम पे वो बिल फाड़ देंगी। वो क्या कहेंगी कि सर पुरानी, जो भी आपकी पुरानी गवर्नमेंट थी उसने इतना ज्यादा लोन ले रखा था कि हमें वो भरने में पैसे लग रहे हैं भैया। बाकी हमारा तो जो फिजिकल डेफिसिट है वो बहुत ज्यादा नहीं।
मेंटेन है सर, मेंटेन। आई समझ? ठीक है, समझ में आया किस तरीके से गवर्नमेंट आपको बेवकूफ बनाती है? खैर छोड़ो। इंपॉर्टेंट पॉइंट भैया, जीडीपी का प्राइमरी डेफिसिट कितना, मतलब जीडीपी के कितने परसेंटेज है? 0.8%। 0.8%, इसको नंबर्स में भी आप याद रखेंगे, लगभग है भैया ये 2.92 लाख करोड़, अप्रोक्सीमेटली 3 लाख करोड़ भी इसको आप याद कर सकते हो। एग्जैक्ट वैल्यू भैया ये, ठीक है। ये सारे डेटा आपको याद करने हैं, जैसे मुझे याद है, मैं चाहता हूं कि आपको भी ये सभी चीजें याद। कैसे याद होंगी सर? बार बार रिवाइज करने से, ब्लैंक पेपर मेथड से, ठीक है। चलो, इतना समझ में आ गया सर? क्या प्राइमरी डेफिसिट का कॉन्सेप्ट हर एक बच्चे को क्लियर है सर? बताइए सर, क्या प्राइमरी डेफिसिट का कॉन्सेप्ट हर एक बच्चे को क्लियर है सर? डन है सर? चलिए, अब मैं आपको बताता हूं बच्चे अबाउट रेवेन्यू डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट हो गया सर। अब आ जाइए आप थोड़ा सा रेवेन्यू डेफिसिट के ऊपर। रेवेन्यू डेफिसिट, उससे पहले एक चीज मैं आपको पहले ही बता दूं कि ये जो पॉइंट्स लिखवा रहा हूं ना, ये इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पूछ लिया जाता है ये, कि प्राइमरी डेफिसिट जीडीपी का कितना परसेंट, ठीक है। तो मुझे बताओ क्या इतना क्लियर है? बताइए सर, क्या आपको इतना क्लियर है? हाँ जी, क्या आपको इतना क्लियर है? चलिए गुड। सर व्हाट इज रेवेन्यू डेफिसिट? सर रेवेन्यू के सबसे पहले हम दो पार्ट कर लेते हैं। सर स्लाइड्स तो खत्म हो रही हैं, क्या टॉपिक खत्म हो गए? नहीं, अभी दो टॉपिक हमारे पास बचे हैं। तो कैसे पढ़ाओगे सर? कोई बात नहीं, प्रोफेशनल पीपीटी खत्म हो गई है, मेरे पास देसी पीपीटी तैयार, यानी मेरी ब्लैंक स्लाइड्स, ठीक है सर। रेवेन्यू में सर इनकम कितने की है? सपोज 34 लाख करोड़ की। एक्सपेंस कितने का है बच्चे? -39 लाख करोड़, या इसको आप ऐसे लिख लो, 39 लाख करोड़। रेवेन्यू डेफिसिट क्या है बच्चे? जितना आ रहा है एंड जितना खर्च है, इसी को कर दो माइनस, यानी कि सर 34 - 39, कितना आ जाएगा निकल के ये? सर ₹5 लाख CR, ₹5 लाख CR। बच्चे यही है आपका रेवेन्यू डेफिसिट, यही है बच्चे आपका रेवेन्यू डेफिसिट। टेक्निकल डेफिनेशन में मत घुसना, कंफ्यूज हो जाओगे। ये सिंपल सी डेफिनेशन आप समझो, सिंपल सा तरीका आप समझो। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चे, जीडीपी का ये कितना परसेंटेज है? जीडीपी का सर ये है लगभग 1.5%, ठीक है। 1.5%, कुछ नहीं करना सर। इनकम, ठीक है, जो आपकी इनकमिंग है, इनकमिंग यानी कि जो आ रहा है, और आपका एक्सपेंस यानी कि सर जो आपका आउट गोइंग है, जो बच्चे आपका आउट गोइंग है यानी कि सर जो जा रहा है, इसी को माइनस कर दो, ठीक है। इसी को बच्चे आप माइनस कर दो। अब आपके पास आ कितना रहा है? आ रहा है सर 34 लाख करोड़। जा कितना रहा है सर? -39 लाख करोड़, ठीक है। तो सर आ कितना रहा है, यानी पॉजिटिव कितना आ रहा है सर? 34 लाख करोड़। जा कितना आ रहा है सर माइनस में, यानी कि 39 लाख करोड़। तो अल्टीमेटली रेवेन्यू डेफिसिट आपका कितना हो गया? डेफिसिट यानी कि रेवेन्यू में आपको कितना घाटा हो रहा है? कितना घाटा हो रहा है सर? 5 लाख करोड़ का, जो कि जीडीपी का आप इसको कितना कह सकते हो सर? लगभग 1.5% है। क्लियर है इतना? बताइए सर, क्या आपको इतना क्लियर है सर? हाँ जी, क्या आपको इतना क्लियर है सर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा हम कॉन्सेप्ट समझेंगे इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट का। सेकेंड लास्ट टॉपिक ऑफ दिस क्लास। ये थोड़ा सा बड़ा है, इसमें मुझे कम से कम 15 मिनट लगेगा। इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। सर आप कहते हो क्लास 30 मिनट्स की है, आपकी क्लास 1.5 घंटे की हो जाती है। बच्चे देखो, 2 घंटे लगा दूंगा, लेकिन टॉपिक के साथ खिलवाड़ नहीं। वैसे भी ये जो मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ ना, ये बजट का आप कह सकते हो 50% भी नहीं। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इतना तो एटलीस्ट कर ही लेना। चलिए सर, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सर आपकी एक स्कीम आई थी, स्कीम का नाम क्या था भैया? समर
समग्र शिक्षा स्कीम, समग्र शिक्षा स्कीम। ठीक है सर। इसमें क्या था भैया कि सरकार जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर देगी, पैसा वैसा लगाए, खर्चा पड़ेगा भैया। ठीक है। इससे बनेंगे क्या सर? स्कूल में भैया स्मार्ट बोर्ड लगेगा। ठीक है, स्मार्ट बोर्ड वगैरह लगेगा, हॉस्टल्स वगैरह बनेंगे भैया, प्लस हॉस्टल्स, लाइब्रेरी वगैरह बनेगी भाई। ठीक है, जो आपके एक परमानेंट एसेट है, यानी कि आपको जिंदगी भर फायदा देंगे। परमानेंट एसेट, एसेट क्या होता है भैया? जो आपको फायदा दे रहा है। ठीक है, परमानेंट एसेट है ये भाई। एक बार स्मार्ट बोर्ड लग गया तो उखाड़ के फेंकोगे थोड़ी ना, हॉस्टल बन गया तो तोड़वाओगे थोड़ी ना। तो ये बच्चे आपको जिंदगी भर फायदा देंगे। ठीक है भैया। बट एक बात ये बताओ, इसी सेम स्कूल में आपको गवर्नमेंट टीचर्स को सैलरी देनी है, बिजली का बिल देना है। ठीक है, लाइट बिल वगैरह देना है। इसमें क्या होगा बताओ? इसमें क्या होगा सर? ये आपके परमानेंट एसेट नहीं, ये बच्चे आपके परमानेंट एसेट नहीं है। चलो ठीक है सर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कोई दिक्कत नहीं। अब सुनो ध्यान से, फाइनेंस कमीशन क्या कहता है? फाइनेंस कमीशन क्या कहता है? ठीक है, फाइनेंस कमीशन ये कहता है कि सपोज ये आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट है, ये बच्चे आपकी स्टेट गवर्नमेंट है, दैट इज एसजी एंड सीजी। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अगर ₹100 कमाए टैक्स पर से, तो इसमें से भैया 41% यानी कि ₹41 आप किसको दे दोगे? स्टेट गवर्नमेंट को दे दोगे। ठीक है, जिसको आप क्या कहते हो इकोनॉमिक्स की भाषा में? टैक्स डिवोल्यूशन, टैक्स डिवोल्यूशन। ठीक है, और आप स्टेट को कैसे पैसा दे सकते हो सर? कुछ आप फाइनेंशियल ग्रांट्स दोगे, फाइनेंशियल आप कुछ ग्रांट्स दोगे। ठीक है बच्चे, कुछ आप उनके पंचायती सिस्टम के लिए ग्रांट्स वगैरह दोगे भैया। पंचायत ग्रांट्स जिसको आप कह सकते हो। ध्यान से समझना, एक एक चीज खोल के रख दूंगा। पंचायत ग्रांट्स, ठीक है, ओके, पंचायत ग्रांट्स ये सब आप उसको दे सकते हो। ओके, समझ में आया इतना? ठीक है सर। यूनियन बजट में, यूनियन बजट में भैया ध्यान से समझना। ठीक है सर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और कैसे आप दे रहे हो भैया? ग्रांट्स दे रहे हो स्टेट्स को। कुछ तो भैया फाइनेंस कमीशन ने ग्रांट्स दे दिए, कुछ ग्रांट्स आपको सेंट्रल गवर्नमेंट ने दे दिए। ठीक है, फॉर रुपीज में लिख रहा हूं, यानी कि ग्रांट्स मतलब पैसे दे रहे हो। कहां पे यूज हो रहा है भैया ये? कहां पे यूज हो रहा है? ध्यान से समझना। सपोज इसकी पंचायत बिल्डिंग वगैरह बन गई, बुलडोजर वगैरह आ गया भैया, ट्रैक्टर वगैरह आ गया इसका। अरे कहां जा रहा है? पंचायत बिल्डिंग वगैरह बन गई। ठीक है, बुलडोजर वगैरह आ गया। ये बच्चे आपके कैसे एसेट्स हैं? कैपिटल एसेट्स, कैपिटल एसेट्स। ठीक है, बुलडोजर वगैरह लिख लो यहाँ पे, बुलडोजर आ गया भैया, ट्रैक्टर आ गया। ये आपके कैसे एसेट्स हैं? कैपिटल एसेट्स। बट ये आप पढ़ कहां पे रहे हो? ये आप पढ़ कहां पे रहे हो भैया? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। वेट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आना कहां चाहिए ये? कैपिटल एक्सपेंडिचर में। ठीक है, तो भैया यहीं पे आपका कॉन्सेप्ट आता है इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट का। इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, दैट इज ईआरडी। फॉर्मूला क्या बनेगा? रेवेन्यू डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट माइनस में, माइनस में सर जो ग्रांट्स हैं, यानी कि जो पैसा है, ग्रांट्स फॉर, ग्रांट्स फॉर कैपिटल बाय
फाइनेंस कमीशन, ग्रांट्स फॉर कैपिटल बाय फाइनेंस कमीशन। आई समझ? क्लियर हुआ इतना? तो सर ईआरडी का फॉर्मूला आपका क्या बन जाएगा? रेवेन्यू डेफिसिट माइनस में ग्रांट्स फॉर कैपिटल बाय फाइनेंस कमीशन। मुझे बताओ क्या इतना आपको समझ में आया? ठीक है, क्या बच्चे आपको इतना समझ में आया? अब रेवेन्यू डेफिसिट आपका कितना था भाई? सपोज 5.23 लाख सीआर, माइनस में सर ग्रांट्स कितने आए? 4.27 लाख करोड़। तो ईआरडी की वैल्यू कितनी हो गई? ईआरडी सर आपकी निकल के आ जाएगी लगभग 96K के अराउंड, 96,000 करोड़। ठीक है, जो कि आपका जीडीपी का, जो कि बच्चे आपका जीडीपी का 0.3% है। इसीलिए मैंने इकोनॉमिक्स की जो फाउंडेशन सीरीज है मेरी 21 लेक्चर्स की, उसमें 4 दिन जीडीपी पढ़ा है। जीडीपी, टाइप्स ऑफ जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, एनडीपी। समझ में आया जीडीपी का इंपॉर्टेंस? है ना? हर जगह पे बच्चे आपको जीडीपी देखने को मिलेगी। और यार ये जो मैंने आपको पॉइंट लिखवाया है, ये सारे पॉइंट्स कि सर जीडीपी का कितना परसेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसको तो अपने दिमाग में बैठा लेना। चलो सर, आज की क्लास का लास्ट टॉपिक। ठीक है भैया, आज की क्लास का सर जी लास्ट टॉपिक। इसमें आपको सिर्फ एक पॉइंट याद रखना है। थोड़ा सा मैं आपको स्कीम के बारे में बता दूंगा। स्कीम का नाम था सर फिजिकल रिस्पॉन्स, फिजिकल रिस्पॉन्स एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। बजट मैनेजमेंट एक्ट। ठीक है, बजट मैनेजमेंट एक्ट। बोर्ड हैंग हो रहा है भाई, बोर्ड आपका हैंग हो रहा है सर। ठीक है, फिजिकल रिस्पॉन्स एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। ये कब आया था? सबसे पहला पॉइंट, कब आया था, किसके टाइम पे आया था? सर ये आया था आपका श्री अटल बिहारी वाजपेयी सर के टाइम पे। अटल बिहारी वाजपेयी, ये चलो लिख दे रहा हूं, अटल बिहारी सर। ठीक है, क्लियर है? इनके टाइम पे आया था। इसमें क्या कहा गया था? एक ही पॉइंट याद रखो कि जो आप नहीं, उन्होंने बदल दिया कि सर 2013 तक कर लेंगे, फिर 14 तक कर लेंगे, फिर 19 तक कर लेंगे, फिर आपका कोरोना आ गया एंड ये चीजें होती रही। कब आया था सर ये? 2003, 2003। सर इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे? इम्प्लीमेंटेशन इज वीक, इम्प्लीमेंटेशन इज वीक नहीं, मैं कह दूंगा पुअर, सही तरीके से हुई। ठीक है, तो सर इसी के साथ आपका यूनियन बजट में जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें थी वो कंप्लीट होती हैं। जितना आपको जानना चाहिए वो सभी चीजें बच्चे कंप्लीट होती हैं। आज की क्लास में हमने क्या क्या कर लिया सर? क्लासिफिकेशन कर लिया सर रेवेन्यू बजट का, पे कमीशन के बारे में जाना, जीके के कुछ फैक्ट्स देखे, डिस इन्वेस्टमेंट के बारे में जाना, क्लासिफिकेशन देखी सर इन टर्म्स ऑफ कैपिटल, स्टैच्यूटरी लिक्विड रेशियो देख लिया सर, डेफिसिट उनके टाइप्स प्लस फॉर्मूलाज देख लिए, एंड FRBMA स्कीम देख ली, दैट इज फिजिकल रिस्पॉन्स एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। आई समझ? इसी के साथ बच्चे आपकी चीजें कंप्लीट होती हैं। ठीक है, ये था बच्चे हमारा लेक्चर नंबर 6 ऑफ योर 30 मिनट सीरीज, लेक्चर 6 ऑफ 30 मिनट सीरीज। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि इकोनॉमिक्स की सभी वीडियोस आप जाकर देखें। ये बजट वाली वीडियोस अगर आप जोड़ दोगे तो टोटल इकोनॉमिक्स के 23 लेक्चर आपको मिल जाएंगे। ठीक है बच्चे, टोटल आपको 23 लेक्चर मिलेंगे। ओके, इसके साथ सर हमारी चल रही है पैरेलल में इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीरीज, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीरीज।
उसको भी प्लीज जाकर देखिए, 2-2 घंटे की उसमें क्लासेस हो रही हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपके एग्जामिनेशन में आ सकते हैं, वो सभी टॉपिक्स मैं आपको उसमें कवर करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। उसका बच्चे आज आपको मिल जाएगा लेक्चर नंबर 3, ठीक है। और बैच वाले जो बच्चे हैं उनको आज मिल जाएगा लेक्चर नंबर 4, ठीक है बच्चे। चलिए, प्लस में आप क्या करिए, मेरे हैंडआउट्स पढ़ लीजिए, मेरे आप हैंडआउट्स पढ़ लीजिए। प्लस में मैंने फिजिकल ज्योग्राफी आपको पूरी की पूरी उसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं इंपॉर्टेंट वो करा रखे हैं, वो कर लो। प्लस में बच्चे इकोनॉमिक्स पूरा का पूरा कर लो, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, इकोनॉमिक्स कर लो। प्लस में आप क्या कर सकते हो सर, मेरी 30 मिनट्स कॉन्सेप्ट सीरीज फॉलो कर लो। प्लस में सर आप क्या कर सकते हो, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीरीज आप फॉलो कर लो, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीरीज। जो बच्चे बैच के हैं, आप इसके साथ एक एक्स्ट्रा काम क्या कर सकते हो, आप गेम हाउस फॉलो कर लो। 5, 6 और 7 तारीख को आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे, वो मॉक टेस्ट कर लेना, ठीक है। मुझसे जितना बन पाएगा मैं आपके लिए उतना करूंगा, ठीक है बच्चे। बाकी पढ़ना लिखना आपके ऊपर। चलिए, तो आपसे मिलेंगे जल्दी लेक्चर नंबर 7 में, उसमें मैं कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ आऊंगा। मोस्ट प्रोबेबली इकोनॉमिक्स के ही होंगे, बट हो सकता है मैं उसमें पॉलिटी के डालूं, ज्योग्राफी के डालूं, ठीक है। करंट अफेयर्स के डाल सकता हूँ, कुछ मैप से रिलेटेड डाल सकता हूँ। तो 15 मिनट सीरीज या 30 मिनट्स कॉन्सेप्ट सीरीज अलॉन्ग विद इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीरीज, प्लस गेम हाउस, प्लस मेरी इकोनॉमिक्स की क्लासेस, प्लस फिजिकल ज्योग्राफी की क्लासेस, प्लस हैंडआउट्स, रिवीजन, मॉक टेस्ट, जितना मेरे से बन पाएगा मैं सब आपके लिए करूँ, ठीक है। आप पढ़ते रहिए। एंड क्लास कैसी लगी प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में एक छोटा सा फीडबैक जरूर दीजिएगा। ओके, मिलते हैं बच्चे आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी बच्चों को जय हिंद।